यस ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विभिन्न विषयों के अलावा जो प्रथम प्रश्न पत्र था उस पर हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका फोर्थ पेपर है, सबके लिए कंपलसरी है, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत लगभग 30-40 क्लास इसके पहले हुआ है, जो आपके चैनल पे एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपको पूरा क्लास चाहिए तो आप एशियन ग्लोरी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वह मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हम इस कमेंट बॉक्स इसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दे देंगे और आप उस लिंक से एशियन ग्लोरी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चर्चा हम आज करेंगे जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा। दो पार्ट में है, एक पार्ट जनसंख्या शिक्षा का है, पॉपुलेशन एजुकेशन का, और दूसरा जो पार्ट है वो पर्यावरणीय शिक्षा का है, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है। तो आज हम पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि जो निर्वनीकरण होता है, या उसी को हम कहते हैं वनोन्मूलन, यानी वनों से छुटकारा, और तीसरा उसी को कहते हैं वन विनाश, अंग्रेजी में उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। तो जैसा नाम से ही आप परिचित हैं, वन विनाश का मतलब वन का नाश करना, वन को ख़त्म करना, वन को समाप्त करना, नाम से ही आप परिचित हैं। तो ये निर्वनीकरण बिना आप पढ़े भी आप लिख सकते हैं कि निर्वनीकरण होता क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे टिप्पणी में ज़्यादातर चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें निर्वनीकरण के अर्थ को अगर हम जानने का प्रयास करें तो ये समझ में आता है कि किसी क्षेत्र में यदि हम वनों की कटाई करते हैं और उसी अनुपात में हम पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, तो इससे वनों के क्षेत्रफल में कमी आती है, और ये जो वनों के क्षेत्रफल में कमी आती है उसी को हम वन विनाश कहते हैं। यानी यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो तो उसी को हम वन विनाश कहते हैं। वन विनाश से क्या प्रभाव पड़ता है, वन विनाश के कारण क्या है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि यदि किसी क्षेत्र में जो वन है उसको यदि हम काटते हैं और उसी अनुपात में हम वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास फिर से नहीं करते हैं तो उसी को हम वन विनाश कहते हैं। अर्थात वन विनाश से तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है। वन विनाश से होने वाली कमी को ही हम वन विनाश से तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है, यानी वनों में होने वाली कमी को ही हम वन विनाश कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि वन विनाश होता क्या है। यानी एक निश्चित क्षेत्रफल हो जहाँ पे वन लगा हुआ हो, पेड़ पौधे लगे हुए हों, यदि हम उसको काट दें और उसी अनुपात में फिर से हम पेड़ पौधों को ना लगाएं तो उससे वनों की जो प्रतिशतता है, वनों का जो अनुपात है उसमें कमी आती है, और यही कमी जो होती है वन विनाश कहलाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे हम चर्चा इस पे करेंगे। अब वन विनाश के कारण कौन कौन से होते हैं, तो वन विनाश के जो कारण है मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं, एक मानवीय कारण और एक प्राकृतिक कारण। लेकिन जो ज़्यादातर जिम्मेदार कारक है वह मानवीय कारक ही है, जो वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। अब मनुष्य जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही वनों का विनाश करती है। लेकिन वन विनाश का जो प्रभाव पड़ता है उसको भी आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका जो प्रभाव है वह बहुत ही हमारे पर्यावरण को असंतुलन कर देता है, जिससे बाढ़, सूखा, गर्मी, मतलब पर्यावरण असंतुलन होगा तो जो नहीं हो रहा था अभी तक वही होगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है,
वर्षा नहीं हो रही है। तो ये तमाम जो कारण हैं, प्रभाव हैं, वो वन विनाश के कारण ही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे हमने कहा कि एक वीडियो आपको देते हैं जिससे आपको अच्छी क्लास मिले। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम कि वन विनाश होता क्या है। तो वन विनाश, सबसे पहले वन विनाश से अगर तात्पर्य कहें तो किसी क्षेत्र में वनों के काटने तथा उसी अनुपात में वनों की पुनर्स्थापना व विकास न करने पर वन के प्रतिशतता कह लीजिए या अनुपात कह लीजिए में कमी आती है, जिसे हम वन विनाश कहते हैं। तो ये तो वन विनाश का अर्थ हो गया कि वन विनाश कहते किसे हैं, उसका ये अर्थ हो गया। अब वन विनाश को अगर हम समझें तो 2019 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.56% वन है, जबकि ये होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए 33%। ये होना चाहिए 33%। जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार 24.56% भारत में वन है। वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो 24.56% है, लेकिन 33% जो है वह वन होना चाहिए। एक अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, एक अच्छे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि 33% वन होना चाहिए। कुल भूमियों का जो कुल भूमि हो उसका 33% वन होना चाहिए। अगर हम वन की बात करें तो ये जो वन है ये 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे कुल 12 अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है और ये समवर्ती सूची में ये शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उसको राज्य और केंद्र इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। यानी इसके देख रेख की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य की भी होती है और केंद्र की भी होती है। ऐसा समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेख है उसमें बताया गया है। और ये जो समवर्ती सूची में इसको रखा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको समवर्ती सूची में रखा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वन है, वन से संबंधित जो भी विषय हैं, जो बातें हैं, उसको 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। लेकिन अगर कोई विरोधाभास पैदा होता है तो वह केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अब और कहाँ कहाँ वन से संबंधित चीज़ें हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। 51 का में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वन
और उससे संबंधित जो पर्यावरण है उसका हम रक्षा करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको 48 का के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी इस पे चर्चा हुई है और नीति निर्देशक तत्वों में इसको 48 का के अंतर्गत रखा गया है कि वनों का किस प्रकार से हम संरक्षण करेंगे और संवर्धन करेंगे। इससे भी बात अनुच्छेद के माध्यम से आपके संविधान में रखी गई है। इसके अलावा जो अभी तक वन नीति लागू है, वह वन नीति कौन सी है? 1988 की वन नीति जो है वह अभी तक हमारे ऊपर लागू है और उसी के साथ हम चल रहे हैं। तो वन नीति 1988 जो है वह बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों पे जो वन के ऊपर जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, वह 1988 के राष्ट्रीय वन नीति में वर्णित हैं और उसी के अनुसार वन के ऊपर जो भी कार्य हैं वो संचालित हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कारण हमने बताया कि जो वन विनाश का जो कारण है, अगर हम कहें कि वन विनाश जो है, ये वन विनाश का जो कारण है वो दो कारण हमने बताया। एक कारण तो मानवीय हो गया और दूसरा कारण प्राकृतिक हो गया। एक मानवीय कारण है और दूसरा प्राकृतिक कारण है। लेकिन हमने कहा कि जो ये मानवीय कारण है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है वन के विनाश का, मुख्य रूप से जिम्मेदार यही है, इसी को हम मुख्य कारण मानते हैं। अगर हम बात करें कि वन से लाभ क्या है, तो वन से कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं, कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। जैसे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अगर आप के क्षेत्र में वन का परसेंटेज अधिक है तो पर्यावरण संतुलन एकदम आपका अच्छा रहेगा, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। और वन विनाश अगर हम करते हैं, वनों को काटते हैं, उस अनुपात में फिर पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का असंतुलन हो जाएगा, जिससे कई ऐसे असंतुलन पैदा होंगे जिससे जो मानव जीवन होगा वो तबाह हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। तो हमको करना क्या है कि कम से कम जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% वन आच्छादित क्षेत्र जो होने चाहिए, उतना कम से कम हमको वनों का क्षेत्रफल जो है वो पूरा करना चाहिए। इस पे सरकार के साथ साथ जो आम जनमानस हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारा जो ये वन प्रतिशत है, यानी वनाच्छादित क्षेत्र जो है उसको हम बढ़ा करके कम से कम 33% तक लेके जाएं, जिससे जो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है कि इस समय आप देख रहे हैं बारिश नहीं हो रहा है, तो बारिश ना होना भी कहीं ना कहीं से ये हो सकता है, उसका भी परिणाम हो। गर्मी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस टाइप भूस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, तमाम ऐसे कारण हैं जो वनों के विनाश के से होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि निर्वनीकरण के कारण कौन कौन से हैं, यानी उसके कारक क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि निर्वनीकरण के कारण कौन से हैं, उसके कारक कौन से हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि निर्वनीकरण के कारक कौन कौन से हैं। निर्वनीकरण के कारक, निर्वनीकरण / वन विनाश के कारण, या इसी को कहते हैं कारक। तो हमने इसको बताया कि इसके दो मुख्यतः कारक हैं। पहला मानवीय कारक, और दूसरा हमने कहा कि ये है प्राकृतिक कारक। सबसे पहला मानवीय, अगर हम मानवीय कारकों की चर्चा करें तो सबसे पहला जो मानवीय कारक होगा वह होगा नगरीकरण। नगरीकरण आप देख रहे हैं कि नगरीकरण जैसे जैसे हो रहा है, नगरीकरण का मतलब शहरीकरण, लोग गांव को छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं। और जब शहर की तरफ वो जा रहे हैं तो एक शहर मान लीजिए कहीं बसाया गया, तो शहर के आसपास जो गांव होते हैं धीरे धीरे करके उसका विस्तार वहां तक होता चला जाता है। और इससे होता क्या है, जब नगरीकरण होगा
तो वहीं पे नगरीकरण के नाते ही वहाँ पे तमाम उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। तमाम लोग जीविकोपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही उस नगरों की तरफ, शहरों की तरफ जाते हैं, जिससे वहाँ भीड़ जो होता है वो अधिक हो जाता है। और भीड़ अधिक होने के नाते लोग वहाँ पे जब रहने के लिए स्थान ढूंढते हैं, तो वहाँ पे एक कारक ये भी बन सकता है कि लोग किराए का मकान ढूंढते हैं। किराए का मकान जब ढूंढना शुरू करते हैं तो मकान बनना शुरू होता है। यानी एक तो शहरीकरण के नाते मकान बना, और दूसरे जब वह शहर डेवलप हुआ तो बाहर से भीड़ इतनी आ गई कि उनके रहने के लिए भी लोग ये बिजनेस के तौर पे अपना मकान बनवाना शुरू कर दिए कि इसमें हम किराया देना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो नगरीकरण या शहरीकरण है, उससे जो कृषि योग्य भूमियाँ हैं उस पर तमाम मकान बन जा रहे हैं। और मकान बनने के कारण ही उसमें क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमियों में कमी आ रही है। जब शहरीकरण, नगरीकरण होगा तो उसके लिए हमको सड़क चाहिए, उसके लिए हमको रेल मार्ग चाहिए, उसके लिए और तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं चाहिए। जिससे हो क्या रहा है कि जो कृषि योग्य भूमियां हैं, उन भूमियों में धीरे धीरे करके क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जिससे जो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको काटा जाता है, और काटने से क्या होता है कि जो वनों का प्रतिशत है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसी को हम निर्वनीकरण कह रहे हैं। तो जब नगरीकरण होगा तो मकान बनने के लिए कृषि योग्य भूमि का दोहन होगा, सड़क बनने के लिए, रेल मार्ग बनने के लिए तमाम बड़ी फैक्ट्रियां उसके पास आएंगी, उसके लिए तमाम लोग घर बनवाएंगे, उसके लिए तो तमाम ऐसे कारक हैं नगरीकरण के, जिससे जो वन विनाश है वो हो रहा है। दूसरा हम कह लें कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण औद्योगिकरण अब औद्योगिकरण, जब शहरीकरण होगा तो औद्योगिकरण होगा। आज नए नए किस्म के जो टेक्निक आई हैं, उस टेक्निकों से जो उद्योग है उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी ये औद्योगिकरण जो है वो उसका विस्तार हो रहा है। और औद्योगिकरण जब होगा तो कई प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जो सीधा सीधा उन्हीं वनों पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम कागज़ उद्योग की बात करें तो उसी वन पे डिपेंड है। प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो सीधा का सीधा वन पे डिपेंड है। इमारती लकड़ी का उद्योग जो होगा वो सीधा सीधा वन पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है। जड़ी बूटी उद्योग जो है वो सीधा सीधा पेड़ पौधों पे डिपेंड है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो औद्योगिकरण होगा उसमें जो भी बिजनेस होगा, जो भी व्यवसाय होगा, इस टाइप से कहीं ना कहीं वह, जैसे कागज़ उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, और उसके अलावा जो इमारती लकड़ी है, जड़ी बूटी है, इस टाइप के जो उद्योग होंगे, उससे जो हमारी भूमियां हैं कृषि योग्य, वो क्या होंगी, धीरे धीरे संकुचित होती चली जा रही हैं। और जिससे वन विनाश अधिक हो रहा है और हमारा पर्यावरण जो है वो असंतुलन की ओर जा रहा है। इसके अलावा तीसरा कारक अगर हम कहें तो ईंधन। ईंधन के लिए हम मुख्य रूप से, और गाँवों में मुख्य रूप से ईंधन के लिए तो लकड़ी पे ही निर्भर है। और उस ईंधन को प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। तो जो ईंधन और ऊर्जा के लिए हम लकड़ी को काटते हैं, वह भी एक प्रमुख कारण है वन विनाश का। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए भी वनों का कटाई किया जा रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, आप हरित क्रांति के पहले के बारे में अगर सोचिए तो आज जो पैदावार है, एक बीघे में या एक हेक्टेयर में या एक एक एकड़ में जो आज पैदावार हो रही है, हरित क्रांति से पहले उसमें बहुत कमी थी। लेकिन हम जो ये जैविक, जो रासायनिक खादों का हमने प्रयोग करना शुरू किया, उससे हमारी जो पैदावार है वो कंटिन्यू बढ़ती चली गई। और आज फिर एक स्थिति ऐसी बन रही है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, उसके कारण आने वाले समय में कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह ही कम पड़ जाए। और तो फिर कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको काटेंगे और उससे फिर कृषि योग्य भूमि बनाएंगे और फिर उस पर हम कृषि करेंगे। तो सीधा प्रभाव जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसी पे पड़ने वाला है। अगला खनन है। जो तमाम प्रकार के
तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका दोहन करने के लिए हम किस पे निर्भर हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। उसका दोहन करने के लिए हम करते क्या हैं कि उसे काटते हैं और वहाँ खनन करते हैं, जिससे हमको तमाम प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि जो वन है उसमें धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, उसके प्रतिशतता में कमी करते हैं, उसके अनुपात में कमी करते हैं। और यह भी एक कारण है कि हमारा जो वन विनाश हो रहा है उसमें खनन भी एक प्रमुख कारण है। अब अगला जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत जो हम बांध बनाते हैं वो बांध पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो बांध होते हैं, यानी ऊंचाई पे जो बांध बनाए जाते हैं, उसके लिए जो वहाँ पे वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी कटाई की जाती है। आप देखे होंगे कि टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा बांध परियोजना, चाहे टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की बात करें, चाहे नर्मदा बांध परियोजना हम गुजरात की बात करें, उसको बनाने के लिए तमाम सारे वनों का जो क्षेत्रफल था उसको ख़त्म किया गया, यानी वन का विनाश किया गया। तो जब भी हम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, ये जो बांध बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि वनों को काटा जाता है। और वनों के काटने से क्या होता है, जो वन के क्षेत्रफल में है उसमें कमी आती है, क्योंकि उस अनुपात में हम फिर से वृक्ष लगाने का काम नहीं करते हैं। सरकार बांध तो बनवाती है, सरकार तमाम ऐसे कार्य करवाती है जिससे वन नष्ट होता है, लेकिन सरकार क्या है, उस अनुपात में वन को नहीं लगवा पा रही है, पेड़ पौधों को नहीं लगवा पा रही है जिस अनुपात में उसका विनाश हो रहा है। आगे अगर हम बात करें तो पशुचारण, इसी में अगर हम आगे बात करें तो फिर होगा पशुचारण। पशुचारण का मतलब पशुचराई के लिए वनों पे निर्भर करते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उस पे ही निर्भर करते हैं, और वो इतना अधिक मात्रा में पशुचारण हो जाता है कि जिससे जो वन होते हैं उसका क्या होता है, प्रतिशतता में कमी आ जाती है। जो जंगली पशु हैं वो भी उस पर निर्भर करते हैं। आगे जो लास्ट है, पशुचारण के बाद जो लास्ट है वह है झूम कृषि। झूम कृषि आदिवासी करते हैं। जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा होता है, और उत्तर पूर्वी भाग यानी पूर्वोत्तर भारत जो है वहीं पे सबसे ज़्यादा ये झूम खेती किया जाता है। इसका अन्य नाम जो है वो स्थानांतरित खेती है। इसमें होता क्या है कि खेती करने के लिए वनों में आग लगा दी जाती है, और उससे जो राख होता है उससे वो भूमि जो है वो उर्वरा शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और जब उर्वरा शक्ति उसके अंदर आ जाती है तो जो आदिवासी होते हैं वो वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन 2-3 साल के अंदर ही जब उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है तो फिर से उसको छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे फिर से वन में आग लगाते हैं, फिर से राख होता है और फिर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी को कहा जाता है झूम खेती अथवा स्थानांतरित खेती। और इसके द्वारा जो खेती की जाती है वह वनों में आग लगा करके उससे जो राख होती है, उससे जो उर्वरा शक्ति आती है, उसी के द्वारा ही ये खेती की जाती है। और जब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर दूसरी जगह पे जा करके वन में आग लगा करके ऐसा करते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है कि हमारा जो वन क्षेत्रफल है उसमें कमी आ रही है, यानी वन विनाश हो रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो प्राकृतिक कारण हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम प्राकृतिक कारणों की चर्चा करें तो प्राकृतिक कारण में सबसे पहले हम कह सकते हैं भूस्खलन होता है। भूस्खलन जो होता है, जब बड़ी मात्रा में भूस्खलन होता है तो इससे में जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं। और जब उखड़ जाते हैं तो धीरे धीरे सूख जाते हैं, और सूखने से क्या होता है, वो वन की प्रतिशतता में ही कमी लाते हैं। इसके अलावा तूफान हो गया, तूफान यानी आंधी तूफान भी जब आता है तो इससे क्या होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जंगली आग जो है अपने आप देखते हैं कि कभी कभी सुनाई पड़ता है कि फला, अभी कुछ दिन पहले अमेजन की जंगलों में आग लगी थी, आपने सुना होगा।
और जब आग लगती है जंगलों में तो ये बड़ी भयानक होती है। अपने आप लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो कहीं से ये जो आग लगता है ये इसका प्राकृतिक कारण ही होता है। जंगलों में आग लगने का कोई मानवीय कारण नहीं होता है। और जब आग लगता है तो ये बहुत ही भयानक होता है। उसके अलावा जो जंगली पशु हैं, जो जंगली पशु हैं वो भी पशुचारण करते हैं, वो भी चरने जाते हैं। और जब चरने जाते हैं तो होता क्या है कि बड़ी मात्रा में ये पेड़ पौधे नष्ट करते हैं, जिससे जो वनों का क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। उसके अलावा तापीय वृद्धि जो हो रहा है, जब वनों का विनाश होगा तो तापीय वृद्धि होगी, और तापीय वृद्धि होगी तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वह बिगड़ेगा, और बिगड़ने के कारण जो नए पेड़ पौधे हम लगाएंगे उसको भी बढ़ने में, उसको भी विकसित होने में समय लगेगा, या विकसित वो उस रूप में हो ही नहीं पाएंगे जिस रूप में उनको होना चाहिए। और इसके अलावा ओजोन जो छिद्र है, ओजोन जो छिद्र है उससे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर ये आएंगी भारी मात्रा में तो पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्यों को भी ये प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से कुछ मानवीय कारक, तो प्रमुख कारण जो है यही है, ये प्रमुख कारण है, ये प्रमुख कारण है। मानवीय जो कारक है यही प्रमुख कारक है वनों के विकास विनाश का, वनों के उन्मूलन का, वनों के निर्वनीकरण का, डिफॉरेस्टेशन का। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि वन विनाश होता क्या है, निर्वनीकरण होता क्या है, और इसके कारण कौन कौन से हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे, आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसका जो प्रभाव है वो क्या क्या है। आइए उस पर चर्चा करते हैं।